गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जानेंगे क्रिया के विषय में। क्रिया सुना तो होगा ही आपने यह शब्द पहले भी। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। काम का होना क्रिया कहलाए, खेले कूदें या ढोल बजाए। अर्थात कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार के काम को क्या कहा जाता है? क्रिया। चाहे वह खेलना हो, कूदना हो या फिर ढोल बजाना। जैसे कि यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि पहले चित्र में एक बच्चा पढ़ रहा है। अब पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ना भी क्या है? क्रिया। दूसरे में तो गाना गा रहा है, गाना गाना भी क्रिया है। खेलना भी क्रिया है। इसी प्रकार से साफ सफाई का काम करना भी क्रिया है। सभी प्रकार के शब्द जो कि हम सुबह से शाम तक अथवा सोने तक जितने भी कार्य करते हैं वे सभी क्रिया है। अतः क्रिया की परिभाषा क्या होगी? काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्योंकि काम को या तो हम करेंगे या वह किसी के द्वारा होगा। अतः किस काम का कोई भी रूप हो, चाहे उसका होना हो या करना, वह क्या कहलाएगा? क्रिया। आइए जाने और कुछ कामों के विषय में। चलना भी एक क्रिया है, क्योंकि हम चल रहे हैं तो यह भी तो एक काम ही है। और खाना भी क्रिया है, क्योंकि खाना भी तो एक काम ही है। अतः खाना भी क्या हो गई? एक क्रिया। और देखना भी क्रिया है। इस प्रकार से खाना, देखना, चलना, यहाँ तक कि लिखना, पढ़ना, याद करना, पढ़ाई से संबंधित जितने भी काम हैं वे भी क्रिया हैं। गाना भी तो एक क्रिया ही है। गाना, रोना, सोना, ये सभी क्या है? क्रिया है। बच्चों हम सुबह उठने से लेकर सोने तक जितने भी काम करते हैं वे सभी क्रिया के ही तो रूप हैं। यहाँ तक कि हंसना भी क्रिया है। आइए अब हम जाने क्रिया के भेदों के विषय में। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं दो भेद? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए जाने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र में बंदर क्या कर रहा है? केला खा रहा है। और दूसरे चित्र में अनुराग तबला बजा रहा है। सकर्मक अतः कर्म सहित वह क्रिया जहाँ पे कर्म हो वह कौन सी कहलाती है? सकर्मक क्रिया। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम पहचाने कैसे कि दिए गए वाक्य में जो क्रिया है वह सकर्मक है अथवा अकर्मक। आइए इसे जानना सीखें। बहुत आसान है। अब क्रिया से क्या या किसे का प्रश्न करें? ध्यान रहे केवल क्रिया से करना है यह प्रश्न। यदि आपको प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। देखें कैसे। बंदर केला खा रहा है। यहाँ क्रिया क्या हो रही है? खाना। अब हम खाना से ही क्या का प्रश्न पूछेंगे? क्या खा रहा है? हमें जवाब मिल रहा है केला। यदि हमें जवाब मिल रहा है तो यहाँ कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? सकर्मक क्रिया। और यदि यह वाक्य केवल ऐसे होता बंदर खा रहा है तो हम प्रश्न क्या करेंगे कि बंदर क्या खा रहा है? यहाँ तो हमारे पास खाने का कोई उत्तर ही नहीं होता, तो यह क्रिया कौन सी हो जाती है? अकर्मक क्रिया। आइए इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखें। यहाँ अनुराग तबला बजा रहा है। क्रिया क्या होगी? बजाना। अब हम प्रश्न क्या करेंगे? क्या बजा रहा है? क्या बजा रहा है? यहाँ हमें इस प्रश्न का क्या उत्तर मिल रहा है? तबला। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। अतः यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। समझ में आया बच्चों? सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया, इसे पहचानना कितना आसान है। अब आइए जाने अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अभी हमने जाना सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म पाया जाता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म का नहीं पाया जाना
ही उसका अकर्मक होने का कारण है। देखें उदाहरण, यहाँ बच्चा रो रहा है। अभी हमने जाना ही था कि क्रिया से हम कौन सा प्रश्न करेंगे, क्या या किसे। यहाँ हम प्रश्न क्या करेंगे, बच्चा रो रहा है, क्रिया क्या है, रोना, तो प्रश्न होगा क्या रो रहा है। अब क्या रो रहा है का तो कोई उत्तर ही नहीं। यदि आप कहेंगे बच्चा, तो बच्चा रो रहा है, इसका प्रश्न तो बनेगा कौन रो रहा है। किंतु ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ प्रश्न हमें कौन से नहीं करना, हमें क्या या किसी से करना है। अब कौन रो रहा है, इस प्रश्न का तो कोई जवाब ही नहीं। अतः यह कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में जोकर क्या कर रहा है, हंस रहा है। अब क्रिया कौन सी हो गई, हंसना। प्रश्न क्या हुआ, क्या हंस रहा है। क्या हंस रहा है, यह तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता, इसका कोई उत्तर भी नहीं है। अतः क्या हंस रहा है, प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। तो यहाँ क्रिया का कौन सा रूप पाया जा रहा है, अकर्मक क्रिया। समझ में आया बच्चों कि आप आराम से पहले वाक्य में से क्रिया ढूंढेंगे और क्रिया से कौन सा प्रश्न करेंगे, क्या या किसे। यदि क्या या किसी प्रश्न का आपको जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। यदि जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया। आइए क्रिया के कुछ और भेद भी जानें। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह कैसी क्रिया है, प्रेरणा देने वाली। अतः जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं अतः हम उससे काम करवाते हैं। तो यहाँ आप एक उदाहरण देखिए, सृष्टि तितली उड़ा रही है। अब तितली तो अपने आप ही उड़ती है, तितली को तो हम उड़ा नहीं सकते, किंतु यहाँ सृष्टि कैसे प्रेरणा देगी, सृष्टि तितली को उड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अतः सृष्टि प्रेरक है और तितली प्रेरित संज्ञा, क्योंकि तितली सृष्टि से प्रेरणा प्राप्त कर रही है, प्रेरित हो रही है। तो यहाँ उड़ना कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी के द्वारा किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। आप इसके नाम से तो भली भांति परिचित होंगे। प्रेरणार्थक का अर्थ अतः प्रेरणा देकर करवाया गया कार्य। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि ने तितली को उड़ने के लिए प्रेरित किया, इसी कारण से उड़ना कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक। आइए जाने दूसरी क्रिया। अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनकी रचना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से होती है। जैसे हाथ, हाथ संज्ञा है। अब हाथ से कौन सी क्रिया बन गई, हथियाना। अपना, अपना तो सर्वनाम है, यह तो हमने संज्ञा सर्वनाम में जाना ही था। तो अपना से कौन सी क्रिया हो गई, अपनाना। इसी प्रकार से विशेषण गर्म, विशेषण भी आपने पढ़े थे, विशेषण गर्म, क्योंकि गर्म एक विशेषता है। किंतु यहाँ गर्म से कौन सी क्रिया बन गई, गर्माना। अतः याद रहे आपको कि वे सभी क्रियाएं जिनकी रचना किससे होती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से, वे कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं जिन क्रियाओं की रचना संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से हो। आइए अगली क्रिया के विषय में जानें। अगली क्रिया है हमारी समस्त क्रिया। समस्त, समस्त क्रिया की रचना दो धातुओं के योग से होती है। यहाँ दो धातु होती हैं, किंतु यहाँ आप यह भी समझ सकते हैं दो धातु अर्थात दो क्रियाओं के योग से होती है समस्त क्रिया की रचना। किंतु ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है। दोनों क्रियाओं में से हम किसी के भी अर्थ को कमजोर या कम नहीं समझ सकते। जैसे रमेश उठ बैठ सकता है। अब प्रस्तुत वाक्य में क्रिया क्या है, उठना, बैठना। अब हम कह सकते हैं रमेश उठ भी सकता है, बैठ भी सकता है। जैसे कि कई बार हम सामान्य वाक्यों में प्रयोग करते हैं, वह चल फिर रहा है, यानी वह चल भी सकता है और घूम भी सकता है। इस प्रकार से जब दो क्रियाएं एक साथ आए और दोनों का अर्थ बना रहे
तो वे कौन सी क्रिया कहलाती हैं? ऐसी क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती है। समस्त क्रिया में दो क्रियाओं का योग होता है, किंतु दोनों का अर्थ बना रहता है। अगली क्रिया है मिश्र क्रिया। मिश्र जैसे कि मिश्रण हो जाना। यहाँ पर भी दो क्रियाएं होती हैं, किंतु मिश्र क्रिया का पहला अंश संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण से बनता है। अभी हमने जाना समस्त क्रिया में भी दो क्रियाएं होती हैं, किंतु दोनों क्रियाएं होती हैं और दोनों का महत्व बना ही रहता है। किंतु यहाँ मिश्र क्रिया का जो पहला भाग होता है वह संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण से बनता है। जैसे दान, दान तो संज्ञा है और पीछे वाला भाग देना क्रिया है, यानी संज्ञा और क्रिया को मिलाने से क्या बन गया? दान देना। इसी प्रकार से बुरा, बुरा तो विशेषण है। कोई चीज अच्छी है, बुरी है, यह तो विशेषण होता है, किंतु इसमें क्या क्रिया लगाई हमने? लगना। अतः विशेषण बुरा के साथ क्रिया लगना के मिलाने से कौन सी मिश्र क्रिया का निर्माण हुआ? बुरा लगना। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी बाहर, बाहर जाना क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से इसमें क्रिया कौन सी लगाई हमने? करना। अब बाहर करना क्रिया विशेषण में क्रिया के योग से क्या बन गया? बाहर करना। आइए अगली क्रिया जाने। अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में भी समस्त क्रिया की भांति दो क्रिया होती है। याद रहे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में भी दो क्रिया होती हैं, किंतु यहाँ मुख्य अर्थ किसका होता है? पहले वाली क्रिया का। समस्त क्रिया में हमने जाना था दोनों क्रियाओं का बराबर का महत्व बना रहता है, किंतु संयुक्त क्रिया में पहले वाली क्रिया का ज्यादा महत्व होता है। जैसे चल देना, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? चलना। देना तो उसके साथ एक क्रिया जुड़ी गई है। कर लेना, कर लेना यानी कि काम करना, यहाँ महत्व किसका है? कर का, करने का। अतः जब दो क्रियाएं हो किंतु पहले का महत्व हो और दूसरे का अधिक महत्व नहीं हो, तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। इस प्रकार से हमने जाना सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के विषय में, नाम धातु क्रिया के विषय में। नाम धातु क्रिया की रचना होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में, जहाँ एक प्रेरक संज्ञा होती है, दूसरी प्रेरित संज्ञा, और क्रिया कौन सी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार से हमने जाना समस्त क्रिया के विषय में। समस्त क्रिया कैसी होती है? जहाँ दोनों क्रियाओं का बराबर महत्व बना रहता है। जैसे उठना बैठना, चलना फिरना। हमने संयुक्त क्रिया के विषय में जाना। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया का महत्व होता है, पहला अंश होता है, वह मुख्य अर्थ देता है। इसी प्रकार से हमने मिश्र क्रिया के विषय में जाना। मिश्र क्रिया जिसकी रचना किससे होती है? संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि से। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप क्रिया भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।